हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमारा 14 चैप्टर चल रहा था 12th क्लास का हिस्ट्री का, और जिस जो विभाजन को समझना, ते हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद ये आज की जो वीडियो होगी वो समाप्त हो जाएगी यहीं पे। इसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा 14। तो अगली बार 15 चैप्टर, एक चैप्टर और बच रहा है इसका, जो संविधान से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चैप्टर फिर उसे करेंगे और ये लास्ट जो है यहाँ पे आज वीडियो समाप्त हो जाएगी। इसी में चैप्टर जो 14 है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय विविधताएं। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। और जैसा कि महिलाओं आदि के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी थी, कितने अत्याचार होते थे महिलाओं के साथ आदि। तो आज क्षेत्रीय विविधताएं। तो अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी इलाके से संबंधित है। और देखते हैं, आइए। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, दक्कन, दक्षिण में यानी किस रूप में विभाजन का असर सामने आया था। कलकत्ता में नोआखली, ठीक है, 1946 में जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया था, यानी भगा दिया गया था। और यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 साल में अंदर हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे जो है ये सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे थे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर या अप्रवासी जो होते थे उन्हें मुहाजिर कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए जाके। बंगाल में जो यह पलायन हुआ, सबसे ज्यादा लंबे समय तक यह बंगाल में चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका अर्थ यह है कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह इतनी तीखी नहीं थी जितनी जिसकी, लेकिन उसकी टीस लगातार महसूस होती रही। और पंजाब के विपरीत बंगाल के धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। ठीक है, बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में जो है ये, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिम बंगाल में ही रुके। आखिरकार बंगाली, ठीक है, मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक चहलकदमी के जरिए जिन्ना के दुराष्ट्र सिद्धांत को नकारा और पाकिस्तान से अलग होने का उन्होंने फैसला किया। 1971-72 की बात, 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बांग्लादेश की स्थापना कब, 1971-72 में। और जाहिर है इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। ठीक है, यहाँ पे देखें हताश चेहरे, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सब हरिद्रान परेशान। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो पुराने 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था, जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले लोग शरण ले रहे थे। ठीक है, तो इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभव में जबरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया था। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाके की तरह देखते थे और एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की भावना की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। जैसे हिंदू हैं तो मुसलमान और मुसलमान हैं तो हिंदुओं औरतों के साथ। कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? प्राय ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज्यादा गहरी अंतर्दृष्टि से पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा, कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे से समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है और उनकी निर्यात एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर
नियति जो होती है, और जिस पर उनका कोई बस नहीं होता है। इन कृतियों में, इन रचनाओं में उस समय के आक्रोश, भ्रम, लोगों को अजीबोगरीब रास्ते अपनाने पड़े, उनको दर्ज दर्ज किया जाता है। उसमें हिंसा की भीषणता होती है, इंसानी पतन होता है, दुर्दशा और सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीकों का भी जिक्र होता है जिनके जरिए लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार सादत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था कि लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारों से अपनी उथल पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूं, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने अपने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया है। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समुंदर से अनोखी आग वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैंने इंसानों को मारने वाले इंसानों की एक चित धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा और उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में भी लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे उनमें अब कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा बहुत सारी बातों को मैंने अपनी किताब सियाह हाशिए में लिखा है। कौन सी बुक? सियाह हाशिए। विभाजन से संबंधित साहित्य और फिल्में बहुत सारी भाषाओं में मौजूद हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया और अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। संभव है आप मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन उर्दू, भीष्म शाहनी, कमलेश्वर राही मासूम राजा हिंदी, नारायण भारती सिंधी, संत सिंह सेखो पंजाबी, नरेंद्र नाथ मित्ता सैयद वलीउल्लाह बंगला, ललितांबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम, अमिता राव घोष और वापसी सिंधु अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हो। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज, दिनेश दास ने पंजाबी और उर्दू और बंगला में विभाजन पर यादगार कविताएं लिखी हैं। संभव है इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहें। इस दिशा में आप ऋतिक घटक, मेघे ढाका तारा और स्वर्ण रेखा, एमएस सैथु यानी गर्म हवा, गोविंद निलानी, तमस और हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर नैया देखा, ओ जइया ई नई को देख सकते हैं। ये सारी चीजें फिल्मों आदि के और साहित्य के नाम। मदद, मानवता, साद्भावना। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृतांत जो है उनमें इस बात का पता चलता है कि इतिहासकारों ने आशय की अनगिनत कहानियां उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे और आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौकों के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियां हैं। इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल हैं। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे वे, और इस समय धर्मपुर में तैनात थे और अब हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था और उन लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली और कई जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था। ठीक है। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था कि पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा नहीं दिखाई देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा दिए गए अथक राहत प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लवी स्ट्रॉन्गर देन हिट, ये रिमेम्बर्स ऑफ 1947, मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर होती है, 1947 की यादें, ये बुक है। तो इससे पता चलता है यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि वह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची को 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया।
उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका भी मिला, और पहले से उन्हें जानने वाले 6 मुस्लिम कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज तक गए थे और जहाज पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी भी दी थी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। ठीक है, हम देखते हैं अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी। कराची हवाई अड्डे पर 1949 में हुई मुलाकात का ब्यौरा। डॉक्टर खुशदेव सिंह की जवानी। मेरे दोस्त मुझे हवाई अड्डे के एक कमरे में ले गए जहां हम सब बैठकर गपशप करने लगे, साथ ही दोपहर का खाना खाया। मुझे कराची से रात 2:30 बजे की उड़ान से लंदन जाना था। शाम को 5 बजे मैंने अपने दोस्तों से निवेदन किया कि उन्होंने बड़ी फरकदिली से मुझे अपना समय दिया है। मेरी समझ में अब उनसे सारी बात रुकने की उम्मीद करना तो बड़ी ज्यादती होगी और वे यह तकलीफ नहीं उठाए, मगर रात के खाने तक कोई भी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा कि वे लोग जा रहे हैं और मैं जहाज पर चढ़ने से पहले थोड़ा आराम कर लूं। मैं रात के करीब पौने 2 बजे उठा और जब दरवाजा खोला तो पाया कि वे सबके सब तक वहीं थे और वे सब जगह जहाज तक मेरे साथ आए, और बिछुड़ने के पहले उन्होंने मुझे अंगूरों की एक छोटी सी टोकरी भेंट की। मेरे लिए प्यार के इस उमड़ते सैलाब और इस पड़ाव से मुझे मिली खुशी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के पास मेरे पास शब्द नहीं थे। हर जगह शरणार्थी शिविर लोगों से भरे हुए थे। इन लोगों को केवल खाना और छत नहीं चाहिए थे, बल्कि प्यार और सहिष्णुता की भी जरूरत है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शिविर लगाए गए हैं। मौखिक गवाही और इतिहास। तो क्या आपने इन चीजों पर गौर किया है जिसके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृतांत, स्मरण डायरिया, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे, इन सब के तकीस के दौरान, ठीक है, आम लोगों की कठिनाइयों मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है, और लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं, और उनके लिए सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग, कांग्रेस अथवा औरों की दलगत रियासत मामला ही नहीं था। ठीक है, उनके लिए जीवन में अपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946-1950 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक संयोजन की जरूरत थी। ठीक है, यूरोपीय महाध्वंस की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में याद नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसमें से गुजरने वाले और दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियों जो एक तरह का मौखिक स्रोत है, की खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभव और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेजों से इस तरह की जानकारियां हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामलों तथा केंद्रीय सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेजों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर काफी रोशनी पड़ती है, लेकिन इनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा जो लिए गए फैसले थे, उनसे प्रभावित होने के रोजमर्रा के जो हालात थे, अनुभव थे, उससे पता खास रूप से नहीं चल पाता है। मौखिक इतिहास जो है, उस इतिहासकारों को गरीबों और कमजोरों, मसलन अब्दुल लतीफ के पिता थुआ खालसा की औरतों गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने, थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्यवर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशेवरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन जिसे यह मालूम नहीं था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में। पेशावर में हमने कभी उसके बारे में नहीं सुना कि अनुभव को उपेक्षा के अंधकार से निकाल कर अपने विषय के किनारों और फैलाने का मौका मिलता है किनारों को। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नजरअंदाज किया जाता था और सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनका मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों के अक्सर पहुंच के बाहर महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में
संकालू हैं और वे कहकर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक इतिहास जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही भी नहीं होता है। इतिहासकारों की जो दलीलें होती हैं निजी तरबूजों विशेषता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य सा जो नतीजा होता है उस पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि तरह तरह के छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को नहीं माना जा सकता। और उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक रखते हैं, जो सतही मुद्दे होते हैं जमीन से जुड़े होते हैं जो, और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास की बेहतर प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में जो अप्रसादी होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह के और कितनी भीषण कठिनाइयों और तनावों का सामना किया। इस प्रकार इसमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्यों की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करने और उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। और इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमजोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के जो अनुभव में पूरी कहानी इस कदर केंद्रीय हिस्सा है और अन्य स्रोत जो हैं उनकी जांच करने के लिए मौखिक जो स्रोत हैं और मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तरह तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग स्रोतों को तो ढूंढना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों में हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर बीती क्या, क्या महसूस किया, इसका जवाब तो सिर्फ वो औरतें ही तो दे सकती हैं जिनके ऊपर ये चीजें बीती। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल करा जा सकता है, यानी इंटरव्यू लेकर। और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द एहसास जानबूझकर सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है कि इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आप बीती के बारे में बात करने को राजी ना हो, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते बहुत सारी चीजें। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभव को कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया हो, रेप किया गया हो। साक्षात्कार लेने वालों को किसी की एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झांकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए। इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है, सो अलग। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं, क्या भूल जाते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं, कुछ याद रहती हैं। और आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे, इस दौरान उनके समुदाय राष्ट्रों के साथ क्या हुआ है। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। निष्कर्षतः विभाजन का एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बहुत तरह के स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को समझ सकें जो उस स्याह खौफनाक दौर से गुजर रहे हैं। न तो सभी गाड़ी से यात्रा कर सकते थे और न ही सभी पैदल चल सकते थे, यही स्थिति थी। क्योंकि जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे, वो बेचारे कैसे जाते। काल रेखा 1930 प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल एक ढीले ढाले भारतीय संघ के भीतर उत्तर पश्चिमी मुस्लिम राज्य की जरूरत का विचार पेश करते हैं। 33 और 35 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले पंजाबी मुसलमान चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पेश किया, यानी पाकिस्तान। 1937-39 में ब्रिटिश के 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल सत्ता में आए। 40 में लाहौर में मुस्लिम लीग बहुल इलाकों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता की मांग करते हुए पेश करती है। 1946 में प्रांतों में चुनाव संपन्न होते हैं और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को और मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम को लीग को शानदार कामयाबी मिलती है। मार्च से जून की बात की जाए 1946 में तो ब्रिटिश कैबिनेट अपना 3 सदस्य मिशन दिल्ली भेजता है। अगस्त में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं।
16 अगस्त कलकत्ता से हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा फूट पड़ती है और कई दिनों तक चलने वाली हिंसा में हजारों लोग मारे जाते हैं। मार्च 1947 कांग्रेस हाई कमान पंजाब को मुस्लिम बहुल सिख बहुल हिस्सों में बांटने के पक्ष में फैसला देते हैं और बंगाल में भी इसी सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया जाता है। मार्च 1947 के बाद अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगते हैं और 14-15 अगस्त 1947 पाकिस्तान का गठन होता है और भारत स्वतंत्र होता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को जैसा कि हमारे यहाँ मनाया जाता है और महात्मा गांधी सांप्रदायिक सौहार्द बहाल करने के लिए बंगाल का दौरा करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 14 जो था यहीं पर समाप्त हो गया और एक चैप्टर और बचा है और आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जरूर सारी वीडियो देखें अच्छी तरीके से नॉलेज के लिए डीपली। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।